नमस्कार दोस्तों, मैं यश कांकरिया एक बार फिर से आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में, विदेशी विनिमय बाजार। तो विदेशी विनिमय बाजार के जो प्रकार होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, उससे हमारा ये वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं विदेशी विनिमय बाजार के अलग अलग प्रकार में। सबसे पहला होता है स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट का मतलब क्या होता है? ऑन द स्पॉट, उसी समय क्या होता है आपका मार्केट में सौदा होता है। देखिए इसमें क्या लिखा है, स्पॉट बाजार में विदेशी मुद्रा का विनिमय तुरंत तथा सामान्यतः 2 कार्य दिवस यानी 2 वर्किंग डेज T+2 में ये सौदा क्या होता है, किया जाता है। ठीक है, तो स्पॉट मार्केट मतलब क्या हो गया, ऑन द स्पॉट, उसी समय क्या होगा, व्यापार हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। और नहीं तो T+2 ट्रेडिंग डे यानी 2 कार्य दिवस में क्या हो जाएगा, आपका ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऑर्डर। चलिए दूसरा है आपके पास में फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट का मतलब क्या होता है, भविष्य में कोई घटना घटने वाली है या कोई इंसिडेंट होने वाला है, उसका सौदा हम आज से करके रख रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, फॉरवर्ड बाजार में भविष्य की निश्चित तिथि पर आज ही तय की गई विनिमय दर पर हम मुद्रा का विनिमय करते हैं। मतलब हमने क्या किया है, जो कीमत होगी वो आज तय कर देंगे। कब के लिए? भविष्य की निश्चित तिथि के लिए। तो भविष्य की निश्चित तिथि के लिए क्या करेंगे, आज तय की गई विनिमय दर के हिसाब से क्या करेंगे, हम लोग एक्सचेंज यानी सौदा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, विदेशी विनिमय दर में आपको बताया गया, देखिए जैसे कि यह वह दर होती है जिस पर देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा के साथ में विनिमय की जाती है। जैसे इंडियन रुपीज को देकर के आप क्या करोगे, US डॉलर परचेज करोगे, तो $1 आपको कितने रुपए का पड़ा, वो आपका विदेशी विनिमय दर कहलाएगा। यानी एक अमेरिकी डॉलर कितने का है आपका, 85 रुपए का आया है। ये एग्जाम्पल के लिए बताया गया है। नेक्स्ट है एक्सचेंज रेट सिस्टम के अलग अलग प्रकार होते हैं, हमने इसके बारे में पढ़ा है। पहला होता है स्थिर विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर क्या बोलता है, आपका जो एक्सचेंज का जो रेट होगा, विनिमय की जो दर होगी वो क्या होगी, स्थिर होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा होता है आपका परिवर्तनीय विनिमय दर। इसमें क्या होता है, जो आपके बाजार का जो एक्सचेंज रेट होता है वो बाजार की मांग और पूर्ति के अनुसार क्या होता है, निर्धारित होता है। तो मांग और पूर्ति पहले से निर्धारित नहीं की जा सकती। मांग और पूर्ति में क्या होता है, परिवर्तन आता रहता है, और परिवर्तन जो होता है वो आपका विनिमय दर को निर्धारित करता है। ठीक है, तो ये किस पर निर्भर है, मांग और पूर्ति पर निर्भर है। चलिए, तो अगर हम बात करें विदेशी विनिमय बाजार की, तो इससे मिलने वाले लाभ क्या क्या है। तो विदेशी विनिमय बाजार से जो हमको लाभ मिलते हैं वो इस प्रकार से। पहला, इससे क्या होता है, आपका अंतरराष्ट्रीय बाजार को बढ़ावा मिलता है, अंतरराष्ट्रीय बाजार आपका बढ़ता है। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय निवेश को भी इसमें क्या होता है, प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, इसमें तरलता की मात्रा बढ़ जाती है। चौथा, इसमें जोखिम को हम लोग क्या कर सकते हैं, जोखिम को कम कर सकते हैं। तो हेजिंग के द्वारा विनिमय दर की जो जोखिम होती है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय भुगतान को ज्यादा सरल बनाएंगे ताकि ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित करें कि वो लोग भी क्या करें, इंटरनेशनल बिजनेस करें। चलिए अगला, विनिमय दर की कुशल निर्धारण के लिए, तो एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के लिए क्या है, हमको ये जरूरी है, एक्सचेंज रेट मार्केट। ये देखिए इसमें क्या लिखा था अपना, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपका एक्सचेंज रेट निर्धारित किया जाता है। चलिए अब दोनों में अगर हम बात करें, स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट, तो दोनों में अंतर क्या है। स्पॉट मार्केट में तुरंत के तुरंत खरीदी और बिक्री होती है ना, एक्सचेंज होता है। पर फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है, भविष्य की किसी निर्धारित तिथि में होता है। इसमें हम लोग करंट रेट के हिसाब से एक्सचेंज करते हैं, इसमें पूर्व निर्धारित रेट के अनुसार करते हैं। इसमें तुरंत तत्काल ट्रांजेक्शन हो जाता है, और इसमें क्या होता है, फ्यूचर में रिस्क को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी एक सौदा करके रखते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ एग्जाम के पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग पढ़ करके देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएंगे ये पॉइंट्स। चलिए अच्छा, इसमें एक और टर्म आया है दोस्तों, फॉरेक्स। फॉरेक्स का मतलब क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, इसको शॉर्ट में ऐसा भी बोल सकते हैं, तो आप लोग समझ जाइएगा। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो है इंटरनेशनल फाइनेंस, अंतरराष्ट्रीय वित्त। तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग। अच्छा, तो एक्सचेंज रेट में क्या होते हैं ना, बहुत सारे रिस्क होते हैं, जोखिम है ना। तो जोखिम के कौन कौन से तकनीक बताए गए हैं। तो जब भी हम लोग विनिमय दर की बात करें, तो विनिमय दर क्या होता है, परिवर्तनीय हो सकता है। और परिवर्तनीय विनिमय दर में क्या होता है, हमारे व्यवसाय में जोखिम बना रहेगा कि भैया हमने जो सामान खरीदा है, तब
डॉलर का प्राइस कुछ और चल रहा था, और जब हम पेमेंट करने को गए तो डॉलर का प्राइस बदल गया, और इस परिवर्तन की वजह से हो सकता है आपके व्यवसाय में आपको नुकसान भी हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए बोला गया इन जोखिम के बारे में हमको समझना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, विनिमय दर जोखिम वह संभावना है कि जिसमें विदेशी मुद्रा की विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण आपको वित्तीय हानि होने की संभावनाएं हो सकती है। यह जोखिम तब उत्पन्न होता है जब कोई व्यवसाय या फिर निवेशक या व्यक्ति है ना विदेशी मुद्रा में लेन देन करता है। तो जब कोई व्यक्ति विदेशी मुद्रा में लेन देन करता है ना, और उस समय जब वो पेमेंट करने वाला होता है तो विनिमय दर में अगर परिवर्तन होता है ना, तो विनिमय दर में परिवर्तन होने की वजह से क्या होता है, जो आपकी विदेशी मुद्रा होती है, विदेशी मुद्रा है ना, उसमें क्या होता है, परिवर्तन आता है, और इसकी वजह से आपको वित्तीय हानि होने की संभावनाएं होती है। तो इससे एक व्यवसाय को क्या होता है, जोखिम बना रहता है। ठीक है, तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है। अब क्या बोला गया, देखिए यदि मुद्रा का मूल्य दूसरी मुद्रा की तुलना में क्या होता है, बदल जाता है। इंडियन रुपी सेम है पर डॉलर का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया मान लीजिए। ठीक है, तो प्राप्त या भुगतान की जाने वाली घरेलू मुद्रा की राशि भी क्या होती है, बदल जाती है। जैसे डॉलर पहले 80 रुपए था, अब डॉलर हो गया 100 रुपए, तो आपको 20 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज इसमें आती है। इस अनिश्चितता को विनिमय दर के जोखिम कहलाती है। ठीक है, चलिए अब इसका एक डेफिनेशन देखते हैं अपन लोग, क्या लिखा है। देखिए डेफिनेशन में, विनिमय दर जोखिम वह जोखिम है, एक्सचेंज रेट रिस्क ऐसा रिस्क होता है जिसमें मुद्रा की विनिमय दरों में परिवर्तन आता है। मतलब मनी के एक्सचेंज रेट में क्या होता है, चेंजेस उत्पन्न होता है, और जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस यानी वित्तीय हानि होने की संभावनाएं होती है। ठीक है, जैसे मैंने मान लीजिए आप रहते हैं विदेश में, चाइना में रहते हैं, मैंने आपसे कुछ सामान मंगाया, सामान तो मुझे मिल गया, अब इसका पेमेंट मैं बोला आपको 1 हफ्ते की बात करूंगा, पर पेमेंट जब मैं करने गया तो क्या हुआ, आपकी जो करेंसी है, जो आपके जो भी पैसे आपके चलते हैं है ना, तो उसका वैल्यू बढ़ गया। अब वैल्यू बढ़ने की वजह से मुझे ज्यादा कैश देना पड़ेगा, ज्यादा इंडियन रुपीज देने पड़ जाएंगे, तो इससे मुझे क्या होगा, नुकसान होगा, क्योंकि मेरा परचेज प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वही होता है आपका विनिमय दर जोखिम। चलिए अब इसके बाद देखेंगे विनिमय दर जोखिम होने के कारण क्या क्या है, किस वजह से विनिमय दर में जोखिम होता है। तो ये पॉइंट्स इस प्रकार से है। सबसे पहला पॉइंट बोला इसमें अपने को, देखिए इसमें क्या लिखा है, विदेशी मुद्रा की मांग एवं आपूर्ति में परिवर्तन। इसका मतलब हुआ जिस करेंसी में आपने पेमेंट करना है उस करेंसी की डिमांड और सप्लाई में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, जिसकी वजह से उसका मार्केट रेट क्या हो गया है, चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये एक कारण हो सकता है। दूसरा बोला है मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई, हमारे देश की महंगाई कम है पर उनके देश की महंगाई बढ़ गई, जिसकी वजह से हमको ज्यादा पेमेंट करना पड़ सकता है। तीसरा बोला है ब्याज दरों में परिवर्तन, जो इंटरेस्ट रेट था उसमें क्या हो गया, चेंजेस आ गया है। ठीक है, राजनीतिक एवं आर्थिक अस्थिरता, उस देश में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी हो जाती है। ठीक है, ऐसा हम भी देखे कि कभी कोई दो देश के बीच में युद्ध हो रहा होता है तो उसकी वजह से चीजों का प्राइस, तेल का प्राइस, पेट्रोल का प्राइस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यही चीज क्या करती है, जब सरकारी या फिर राजनीतिक या फिर आर्थिक अस्थिरता होती है तो चीजें क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट देखिए क्या लिखा है, सरकारी नीतियों और केंद्रीय बैंक का हस्तक्षेप। तो सरकार की जो नीतियां हैं उसमें भी क्या होता है, टाइम टू टाइम परिवर्तन होता है ना, और उस परिवर्तन की वजह से भी आपको व्यवसाय में क्या हो सकता है, कभी कभी जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। पांचवा बोला है देखिए इसमें केंद्रीय बैंक जो सेंट्रल बैंक होते हैं, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, आपके बैंक का क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके देश का। ठीक है, तो वो अगर कुछ नियम बनाता है, कुछ रूल्स बनाता है कि भाई उसके ऊपर क्या एक्सचेंज जो आप कर रहे हो उसके ऊपर और आपको कुछ थोड़े पैसे देने पड़ेंगे, या कुछ रहता है, रूल्स रहता है, और फॉर्मेलिटीज कितनी लगती है, कैसी लगती है, तो वो चीज भी क्या करेगी, आपके एक्सचेंज रेट से संबंधित रिस्क को क्या करेगी, बढ़ा देगी। ठीक है, तो इस प्रकार की ये सारी चीजें हैं। चलिए अब जो एक्सचेंज रेट यानी जोखिम दर, जो विनिमय दर से संबंधित जो जोखिम होते हैं
उनको हम समझते हैं। सबसे पहला होता है इसमें लेन देन से संबंधित जोखिम, यानी कि ट्रांजैक्शन रिलेटेड रिस्क। इसमें देखिए क्या लिखा है, लेन देन का जो जोखिम होता है ना, वह ऐसा जोखिम होता है जो विदेशी मुद्रा में लेन देन की तिथि तथा भुगतान प्राप्ति की तिथि में विनिमय दर में जो परिवर्तन होता है। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने सामान खरीदा आज, उसका पेमेंट करना है मुझे 1 महीने के बाद, तो आज और 1 महीने के बाद की जो तिथि के बीच में अगर क्या होता है, कोई भी परिवर्तन आता है, विनिमय दर में कोई भी परिवर्तन आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन रिस्क, यानी कि लेन देन संबंधित जोखिम। जब हमने सामान लिया और जब उसका हमने पेमेंट दिया, उन दोनों के बीच में जो गैप का टाइम है, उस टाइम में अगर आपका क्या हो रहा है, विनिमय दर में परिवर्तन आ रहा है, तो उस परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे, लेन देन संबंधित जोखिम। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अनुवाद जोखिम। अनुवाद का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेट करना। ठीक है, इसका मतलब देखिए क्या लिखा है, हिंदी में समझेंगे तो जल्दी आएगा। देखिए क्या लिखा है, अनुवाद जोखिम वह उत्पन्न होता है, तब उत्पन्न होता है जब विदेशी सहायक कंपनी, जब फॉरेन सब्सिडियरी कंपनी है ना के वित्तीय विवरणों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर मूल कंपनी, होल्डिंग कंपनी की मुद्रा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा वापस से समझते, देखिए क्या लिखा है, ट्रांसलेशन रिस्क अराइजेस व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फॉरेन सब्सिडियरी आर कन्वर्टेड इनटू द पेरेंट कंपनीज रिपोर्टिंग करेंसी। अब मान लीजिए मेरी एक कंपनी है जिसकी एक ब्रांच कंपनी है जो वो विदेश में है, फॉरेन में है। ठीक है, अब फॉरेन में जो मेरी ब्रांच कंपनी है ना, सब्सिडियरी कंपनी है, उसका जो बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो उनकी करेंसी में है। अब मैं जब अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा तो उनकी करेंसी को क्या करूंगा, अपनी करेंसी में पहले कन्वर्ट करूंगा, तब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा। तो जब मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ डॉलर को रुपीज में, ट्रांसलेट कर रहा हूँ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो उसमें भी क्या होता है, रिस्क कवर्ड रहता है, इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। ठीक है, चलिए अगला है अपने पास में आर्थिक जोखिम। तो आर्थिक जोखिम में देखिए क्या लिखा हुआ है, आर्थिक यानी कि परिचालन संबंधित जोखिम, विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण कंपनी के भविष्य की नकद प्रवाह, जो कंपनी में कैश फ्लो आ रहा है, नकद प्रवाह आ रहा है, उसमें क्या हो सकता है, परिवर्तन आ सकता है। बिक्री एवं प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति पर पड़ने वाला दीर्घकालीन प्रभाव जो होता है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, आर्थिक जोखिम। ठीक है, तो व्यवसाय में जो भी मतलब ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उसमें जो दीर्घकालीन क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है एक्सचेंज रेट का, दीर्घकाल यानी लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थिक जोखिम। कि हमारे व्यवसाय में जो आगे हमको कैश फ्लो मिलने वाले, जो पैसे मिलने वाले, वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे या फिर पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लॉस कहलाता है आपका एक्सचेंज में इकोनॉमिक रिस्क। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा, हेजिंग। हेजिंग का मतलब क्या होता है, हमने हेजिंग के बारे में पहले भी समझा है। हेजिंग का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, जब आप रिस्क को यानी जोखिम को कम करना चाहते हो तो आप हेजिंग जैसी टेक्निक का प्रयोग करते हो। तो हेजिंग क्या टेक्निक है, इसको हम लोग अब इस टॉपिक में डिटेल में समझेंगे। देखिए क्या लिखा है बच्चों, हेजिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न वित्तीय साधनों का, जितने भी आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, है ना, विभिन्न वित्तीय साधनों का उपयोग करके विनिमय दर में परिवर्तन से होने वाली संभावित हानि से सुरक्षा प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो हेजिंग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा क्या कहते हैं, जो अलग अलग फाइनेंशियल रिसोर्सेज है और उनमें जितने भी एक्सचेंज रेट संबंधित रिस्क है ना, विनिमय दर संबंधित जोखिम है, उसको हम कम करने के लिए क्या करते हैं, उससे होने वाली हानि जो होती है ना, उससे सुरक्षा प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेजिंग करते हैं। अब हेजिंग में क्या होती है ना, बहुत सारी टेक्निक्स होती है। जैसे एक होता है आपका फॉरवर्ड अनुबंध। फॉरवर्ड अनुबंध अपन पहले भी पढ़े हैं। उसमें क्या होता है, भविष्य में जो सौदा करने वाले हैं, मतलब सौदा आज कर लेंगे, कीमत भी आज डिसाइड कर लेंगे, इस तारीख को हम लोग सौदा पूरा एग्जीक्यूट करेंगे, वो डेट भी आज डिसाइड कर देते, पर वो सौदा कब होता है, भविष्य की निर्धारित तिथि में होता है। ठीक है, तो ये आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, फॉरवर्ड अनुबंध वह समझौता है जिसमें भविष्य की निश्चित तिथि पर पहले से तय की गई विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा का क्रय या विक्रय किया जाता है। तो क्योंकि भविष्य में क्या होगा, जो आपकी विनिमय दर होगी वो उसमें परिवर्तन आ सकता है, तो इस परिवर्तन की वजह से जो आपका नुकसान होगा, उस नुकसान से बचने के लिए आप लोग पहले से ही क्या कर लोगे, सौदा कर लोगे। ठीक है,
चलिए अब इसके बाद होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड के बाद है फ्यूचर। तो देखिए फ्यूचर अनुबंध में क्या लिखा है, एक स्टैंडर्ड यानी कि मानकीकृत क्या कहते हैं अनुबंध बनाते हैं जिसका व्यापार मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर किया जाता है तथा भविष्य की तिथि पर विदेशी मुद्रा की खरीदी बिक्री की जाती है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम लोग स्टॉक मार्केट में यानी शेयर बाजार में फॉरेन करेंसी को भविष्य की किसी डेट पर खरीदने या बेचने का सौदा कर देते हैं। ठीक है, फ्यूचर में क्या होता है, ऑप्शन होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। आप लोग शेयर मार्केट से अभी कभी सुने होंगे तो आप लोग जानते होंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग होती है। ठीक है, तो ऐसे विख्यात स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी को बेचने या खरीदने का सौदा हम लोग पहले से कर लेते हैं। ठीक है, पर इसमें जो कीमत होती है उसकी निर्धारित नहीं रहती है, पहले से हम लोग इसका प्राइस डिसाइड नहीं करते कि कितने में खरीदेंगे कितने में बेचेंगे, बस बेचने और खरीदने का सौदा करते। यानी भविष्य में जो मार्केट रेट चल रहा होगा उस रेट में वो करेंसी हमको देना पड़ेगा या उससे खरीदना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला होता है हमारे पास मुद्रा विकल्प यानी ऑप्शन। ऑप्शन ट्रेडिंग में देखिए क्या लिखा है, मुद्रा विकल्प खरीदार को यह अधिकार देता है परंतु बाध्य नहीं करता। अधिकार मतलब अगर आप चाहो तो खरीद सकते हो, चाहो तो ना भी खरीदो, आपके पास ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो भविष्य में निर्धारित विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा खरीद सकते हो या फिर आज बेच सकते हो। तो इससे संबंधित आपको क्या मिलता है, अधिकार मिलता है, पर इसमें बाध्यता नहीं होती कि आपको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग होता है जिसमें हम क्या करते हैं, भविष्य में किसी दूसरी विनिमय दर में मतलब क्या करेंगे, दूसरी करेंसी को खरीदने या बेचने का सौदा करते हैं, पर ये ऑप्शन होता है, आप चाहो तो उसको करो या तो फिर नहीं करो। ठीक, अगला है देखिए स्वैप। स्वैप का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज करना एक प्रकार से। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, मुद्रा स्वैप दो पक्षों के बीच विभिन्न मुद्राओं में मूलधन एवं ब्याज भुगतान के आदान प्रदान का समझौता है। ठीक है, तो मुद्रा स्वैप में क्या होता है, दो पक्षकार होते हैं, पार्टी ए और पार्टी बी, और वो लोग अलग अलग जो करेंसीज होती है, मुद्रा होती है, उसमें जो मूलधन है प्रिंसिपल अमाउंट और उसमें जो ब्याज मिलता है ना इंटरेस्ट, उसका एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे और ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में बना पाएंगे। ऐसी चीजों में ना थोड़ा आपको रिवीजन करना पड़ेगा तब आप लोग इसको बना पाएंगे, है ना। बहुत सी चीजें कॉन्सेप्चुअल है, याद करने पे क्लियर होगी। चलिए अगला जो हमारे पास ऑप्शन है ना, मतलब मेथड है हेजिंग का, उसमें क्या लिखा है, मनी मार्केट हेज। ठीक है, मनी मार्केट हेज में आप क्या ऑप्शन है, मनी मार्केट हेज में आप घरेलू और विदेशी मुद्रा बाजार में क्या करते हो, अल्पकाल, मनी मार्केट का मतलब क्या होता है, अल्पकाल। तो शॉर्ट टर्म के लिए क्या करते हो आप लोग, उधार लेते हो, उसका इन्वेस्टमेंट करते हो और विनिमय दर जोखिम को कम करने का आप लोग प्रयास करते हो। ठीक है, तो ये हेजिंग के टोटल कितने प्रकार हो गए, 5। चलिए तो इनको आप लोग देख लीजिए, इससे संबंधित कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में हमारे पास समय कम है तो हमको जल्दी अगले टॉपिक में बढ़ना होगा, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के लिए आगे बढ़ते हैं। अब हेजिंग जैसे तकनीक से, हेजिंग कुल मिलाकर के क्या है, विनिमय दर से संबंधित जोखिम को कम करने की विधि है और उसमें हेजिंग में 5 प्रकार की विधियां हमने अभी तक देख लिया है। चलिए अब हेजिंग का फायदा क्या होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, विनिमय दर संबंधित जोखिम कम हो जाएगा, भविष्य के नगद प्रवाह में क्या होगी, निश्चितता आ जाएगी, आपका लाभांश यानी प्रॉफिट सुरक्षित रहेगा, आप वित्तीय नियोजन ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाओगे और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जो अनिश्चितता होती है उस अनिश्चितता को आप लोग कम करने का प्रयास कर सकते हो। अब इसकी भी क्या है, कुछ लिमिटेशंस है कि कहाँ कहाँ पे हेजिंग काम नहीं करता। ठीक है, तो हेजिंग करने की वजह से ना सबसे पहले आपकी लागत बढ़ जाएगी। ठीक है, यह तकनीक से क्या होता है, आपका जोखिम समाप्त नहीं होता है, हर प्रकार का जोखिम नहीं समाप्त होगा, तभी भी जोखिम बना रहेगा। ठीक है, हेजिंग एक वित्तीय संसाधनों के लिए क्या होती है, आपको उन वित्तीय संसाधनों की क्या होनी चाहिए, विशेषज्ञता होनी चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि फ्यूचर क्या होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है,
और स्वैप क्या होता है। तो ये सारे चीजें क्या कहलाती है, डेरिवेटिव्स कहलाती है ना। तो इसकी आपको प्रॉपर नॉलेज होगी तभी आप लोग क्या कर पाएंगे, इसमें काम कर पाएंगे। तो एक्सपर्ट नॉलेज की जरूरत इसमें होती है। अगला बोला है, अगर आपका हेजिंग का निर्णय गलत होगा तो फायदे की जगह में क्या होगा, आपको उल्टा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो इसका निर्णय बहुत सोच समझ करके हमको लेना होता है, क्योंकि इससे हमको क्या हो सकता है, लॉस भी होने के चांसेस होते हैं। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दोनों में क्या अंतर है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हम लोग अपनी मर्जी से बनाते हैं, ठीक है, जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो स्टैंडर्ड होता है, उसमें हम ज्यादा चेंजेस कुछ कर ही नहीं सकते। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या करते हैं, हम लोग आपस में यानी आमने सामने ओवर द काउंटर क्या करते हैं, इसका एक्सचेंज करते हैं। बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसका शेयर मार्केट के थ्रू क्या होता है, विनिमय होता है, ठीक है। इसमें लोचशीलता बहुत ज्यादा है, पर इसमें बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो ये इन दोनों के बीच का अंतर हो गया बच्चों। इसमें भी आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, तो इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ये आपके एक्सचेंज रेट से रिलेटेड जितने भी आईएमपी क्वेश्चंस बने हैं जो एग्जामिनेशन में आए हैं, तो वो सब आपको की पॉइंट्स के माध्यम से बताया गया है। इनको आपको पढ़ना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसके नोट्स दिए हुए। आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा चैप्टर यहीं पे रिवाइज हो जाएगा, है ना। आपको और अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो इस प्रकार से ये आपके कुछ आईएमपी पॉइंट्स है जिनको आपको देखना है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बनेगा वो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजार। तो इस पर जो लेक्चर होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। तो ये क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो मैं छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ ताकि एक एक वीडियो में आपको कुछ नए नए कॉन्सेप्ट समझने को मिल जाए और ज्यादा आपको बोरियत भी महसूस ना हो, ठीक है। थोड़े सब्जेक्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा अटेंटिव होकर के सुनना पड़ेगा, तब जाके कुछ चीजें आप लोग के दिमाग में रह जाएगी तो आप पेपर बना पाएंगे। इसलिए कोई भी कॉन्सेप्ट को ना जितना सिंपल हो सके उतना सिंप्लीफाई करके समझना। हमको एकदम ज्यादा डिटेल में नॉलेज नहीं चाहिए, हमको सिंप्लिसिटी के साथ में अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आती है तो आप उसका पिक्चर या फिर फोटोग्राफ निकाल करके भी देख सकते हो, उसमें आपको वो चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ में ये वाला वीडियो लेक्चर हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। उम्मीद करते हैं जल्दी आप लोग रिवाइज करेंगे ये कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट वीडियो आप देख करके आगे का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेंगे। धन्यवाद।